दोस्तों, अगर आप क्लास 11th का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। आज हम लोग अकाउंट्स का सेट 4 लेकर आ रहे हैं। सेट 5 हम लोग इशू कर चुके थे, बीच में सेट 4 छूट गया था। और इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स का, आज हम लोगों को इकोनॉमिक्स का भी सेट जाएगा। इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सेट 5 का 5 सेट आपको दिखेगा। कुछ सेट पहले से अपलोडेड है, कुछ सेट अभी अपलोड होगा। दो चैनल आपके लिए, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग जिसमें ये वीडियो जा रहा है, और सी डब्ल्यू एच कॉमर्स के चैनल में भी आप जाके इसको देख सकते हैं। याद रखिएगा, दो चैनल है जहाँ पे आपको सारा वीडियो मिलेगा। बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं कि सर कहाँ पे मिलेगा, वीडियो तो दिख नहीं रहा है। तो एक तो जिस चैनल में ये वीडियो जा रहा है वो, और एक है सी डब्ल्यू एच कॉमर्स के चैनल में भी आपको वीडियो मिलेगा। तो दोनों चैनल में आप जाके देखिए, सी डब्ल्यू एच कॉमर्स के चैनल में यहाँ पे भी मिलेगा, और कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग जिसमें ये वीडियो जा रहा है यहाँ पे भी मिलेगा। दोनों के प्लेलिस्ट में एक ही बात लिखा है, 11th कॉमर्स मिशन 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट है। उसी प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। और जो भी क्लास 11 का प्लेलिस्ट है उसमें जरूर जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा। तो आप इस चैनल में भी जाके यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। और क्या करना है, हम लोग अपना व्हाट्सअप जो चैनल बना रखे हैं, और व्हाट्सअप चैनल में हम लोग जानकारी देते हैं कि कब लाइव क्लास आ रहा है, कौन सा वीडियो जा रहा है, तो वहाँ सारा जानकारी कंप्लीट मिलेगा। तो उस व्हाट्सअप चैनल में जुड़ने के लिए मेरे इस नंबर पर, जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है 9771580632, इसमें व्हाट्सअप में जाके हाई लिखना है। हाई लिखने के बाद बहुत सारा लिंक जाएगा, उसमें टेलीग्राम लिंक है और व्हाट्सअप लिंक है। टेलीग्राम लिंक है और व्हाट्सअप लिंक है, दोनों लिंक में क्लिक करेंगे। टेलीग्राम में ज्वाइन का ऑप्शन नीचे में आता है, और व्हाट्सअप में जब क्लिक करेंगे तो ऊपर में फॉलो करने का ऑप्शन आता है। फॉलो कर लेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप में जुड़ जुड़ जाएंगे, जहाँ पे हर दिन क्विज जाता है। हर दिन हम आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे, क्विज पूछेंगे। तो हर दिन हम वहाँ पे क्विज जाता है। क्विज जाने से क्या होता है कि बच्चों में थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहता है कि आज हम कितना मार्क्स मांगते हैं। उसके अलावा हम लोग फेसबुक पर भी क्विज डालते हैं, और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी क्विज डालते हैं। तो ये सब चार चीज़ों में आप एक्टिव रहिएगा, ये एक्टिविटी हमेशा चलती रहेगी, तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग इसका आंसर करना शुरू कर देते हैं। आंसर ऑलरेडी किया हुआ है, क्योंकि ये पीडीएफ हम अपने स्टूडेंट्स को, जो मेरे पास ऑफलाइन ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, उनको ये भेजते हैं। तो आंसर इसलिए कर देते हैं ताकि उनको पढ़ने में सुविधा हो। फिर भी हम लोग डिटेल में चेक करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों आया। तो सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1। वर्ष के दौरान उधार क्रय की गई, मतलब उधार क्रय की गणना किसके बनाकर की जाती है? क्रेडिट परचेज अगर निकालना हो तो कौन सा खाता बनाया जाता है? तो उसके लिए टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाया जाता है। टोटल क्रेडिटर अकाउंट बना के क्रेडिट परचेज निकालते हैं, टोटल डेटर अकाउंट बना के क्रेडिट सेल निकालते हैं। क्रेडिट सेल के लिए डेटर अकाउंट, और क्रेडिट परचेज के लिए क्रेडिटर अकाउंट। बोलता है अगर ओपनिंग में 60,000 का पूंजी है और 5,000 ड्राइंग किया गया है, और 10,000 का अतिरिक्त पूंजी लगाया गया है, और अंतिम पूंजी 90,000 रुपया है, तो बोल रहा है कि बताइए कि कितना प्रॉफिट हुआ। शुरुआत में 60,000 लगाए, 5,000 ड्राइंग किए, तो आपको प्रॉफिट निकालने के लिए, ये जो चैप्टर है ना, सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम है, इस बार के लिए डिलीटेड है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि शायद पूछ दे, क्योंकि जैक का कोई भरोसा नहीं। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो 90,000 क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस, ये दोनों माइनस होगा, तो ये होगा 90 और 5 95,000 में 70,000 माइनस होगा, तो बचेगा 25,000। फिर से रिपीट करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। तो ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों घटा देंगे, तो बचेगा 25,000। ठीक है। बोलता है 20,000 का माल अगर नष्ट हो गया और बीमा कंपनी से 20,000 का माल जला, और बीमा कंपनी से 16,000 मिला, तो 4,000 लॉस ना हुआ। और लॉस को कहाँ लिखते हैं? तो पीएल के डेबिट में लिखते हैं। कहाँ पे लिखते हैं? पीएल के डेबिट में। तो बोल रहा है कि इस समायोजन का प्रभाव कहाँ दर्शाया जाएगा? तो ऑल ऑफ दीज यहाँ लिख दिया है, लेकिन ये, चलिए एक करके देखते हैं क्या क्या होगा। तीनों जगह दिखाया जाएगा। ट्रेडिंग में क्या दिखाया जाएगा? तो मेरा 20,000 का माल नष्ट हुआ, तो परचेज में 20,000 माइनस करेंगे ना, 20,000 का माल चला गया। और क्या है, 16,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी दिया है, तो मेरा बैलेंस शीट भी अफेक्टेड होगा। कैश आएगा ना इंश्योरेंस कंपनी से, तो बैलेंस शीट में कैश बढ़ जाएगा। और 4,000 का लॉस हो तो पीएल में जाएगा। इसलिए इसका मतलब है कि इससे तीनों खाता प्रभावित होगा, ट्रेडिंग भी, पीएल भी, और बैलेंस शीट भी। हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है कि 31/3/2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 17,500। बैड डेप्ट दिया हुआ है, ठीक है, और ड्राइंग दिया, ड्राइंग का यहाँ कोई काम नहीं होता है। और गाड़ी का भाड़ा दिया है, आउटवर्ड, आउटवर्ड गाड़ी का भाड़ा दिया, और इनवर्ड भी गाड़ी का भाड़ा दिया। ठीक से समझिएगा। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है 17,500। बैड डेप्ट 1,200 घटेगा, ग्रॉस प्रॉफिट में बैड डेप्ट घटेगा तो कितना बचेगा? 16,300। 16,300 में पर्सनल एक्सपेंस ड्राइंग होता है, ये पीएल में नहीं जाता है। इसको पीएल में नहीं, इसको कैपिटल में माइनस करते हैं। कैरेज आउटवर्ड घटेगा, तो कितना बताइए बचा था इधर? 16,300 में
1750 कैरेज आउटवर्ड है, 1750 घटा दीजिए और कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाता है, हम लोगों को नेट प्रॉफिट पूछ रहा है, पीएल बनाना है, तो कैरेज इनवर्ड भी नहीं जाएगा। कितना बचेगा? 0 5 5 10 7 1 8 8 5 13 1 3 हाथ में 1 2 14,550, 14,550, यानी दो आइटम नहीं जाएगा। ड्राइंग को पीएल में नहीं लेते हैं और कैरेज इनवर्ड को भी पीएल में नहीं लेते हैं, ये सब दूसरे जगह का आइटम। फिक्स एसेट कौन होता है? ऐसा एसेट होता है जो एक साल से ज़्यादा समय तक अपने पास रहता है, उसको फिक्स एसेट बोलते हैं। फिक्स एसेट ऐसा एसेट होता है जो एक साल से ज़्यादा समय तक अपने पास रहता है, उसे हम फिक्स एसेट के नाम से जानते हैं। और शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल कैपिटल रिसिप्ट होता है। शेयर कैपिटल क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट होता है। पूंजीगत प्राप्ति को हम शेयर कैपिटल कहते हैं, यानी शेयर कैपिटल के जरिए हमको पूंजी प्राप्त होता है। एक सिनेमा हॉल में बैठने की क्षमता बढ़ाने के लिए अगर कुछ खर्च किया जा रहा है तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि बैठने की क्षमता बढ़ाने का मतलब है कि और बिल्डिंग बनाया जा रहा होगा तोड़ के। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? सस्पेंस अकाउंट बोलता है कौन सा खाता होता है, तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। बोलता है सस्पेंस अकाउंट का कोई नेचर नहीं है। सस्पेंस अकाउंट ना तो पर्सनल अकाउंट है, ना ही रियल अकाउंट है, और ना ही नॉमिनल अकाउंट है। सस्पेंस अकाउंट का कोई नेचर नहीं होता है। अगर बोलता है 900 का माल, अगर 900 का माल बेचा गया लेकिन 1,080 रुपये लिख दिया गया बिक्रे खाते में, बताइए माल बेचा गया तो क्या लिखेंगे? कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स। तो कैश में ठीक लिखा है, हमको कैश का कोई लेना देना है। सेल्स में 900 की जगह 1,080 लिखा गया, ज़्यादा ना लिखा गया। तो सेल्स में क्रेडिट में अगर कितना ज़्यादा लिखा है बताइए? 180 रुपये ज़्यादा लिखा गया, तो क्रेडिट में 180 रुपये ज़्यादा लिखा है, उसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा? तो 180 रुपये से डेबिट कर देना होगा। प्रतिज्ञा पत्र में कितने पक्षकार होते हैं? तो प्रॉमिस नोट में 2 पार्टी होता है। प्रतिज्ञा पत्र में 2 पार्टी होते हैं और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होते हैं और प्रतिज्ञा पत्र में 2 पार्टी होते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक रिटन अनकंडीशनल डॉक्यूमेंट्स है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? अनकंडीशनल, इसमें कोई कंडीशन लगा नहीं रहता है, तो अनकंडीशनल डॉक्यूमेंट्स है ये। पूंजीगत संचय बनाया जाता है। कैपिटल रिजर्व किससे बनाया जाता है? कैपिटल प्रॉफिट से। कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट से बनाया जाता है। अस्थायी संपत्तियों की बिक्री से होने वाला लाभ से, हाँ जी। अस्थायी संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लाभ से, जी। शेयर को बेचने से प्राप्त होता है, तो जी हाँ। ये तीनों का तीनों मेरा कैपिटल रिसिप्ट है और कैपिटल रिसिप्ट से जो रिजर्व बनता है उसको कैपिटल रिजर्व कहते हैं। सेक्रेट रिजर्व बनाया जाता है। गुप्त संचय कैसे बनाया जाता है? तो गुप्त संचय बनाया जाता है अधिक डेप्रिसिएशन को लगा के, पूंजी के व्यय को लाभ हानि खाते में डालकर और बिक्री को छुपा कर, ठीक है। ये कैसे हम बनाएंगे सेक्रेट रिजर्व? तो सेक्रेट रिजर्व सबसे बनता है, उपरोक्त तो सभी कर देना। सेक्रेट रिजर्व इन सारे से बनता है। क्रमागत ह्रास पद्धति में ह्रास लगाया जाता है। क्रमागत ह्रास पद्धति में ह्रास हमेशा ओपनिंग वैल्यू पर लगाया जाता है। जो एसेट्स का ओपनिंग वैल्यू होगा उस पर हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे। यहाँ देखिए एक मशीन खरीदी गई है, एक मशीन खरीदी गई है 1,60,000 में, और इसकी स्थापना में 20,000 का खर्च हुआ, तो 1,80,000 मशीन का कीमत हो गया। 1,80,000 का मशीन है और इसका अवशेष मूल्य स्क्रैप वैल्यू 12,000 रुपया। तो क्या हम लोग डेप्रिसिएशन में लाइफ टाइम कितना है इसका? 10 साल का लाइफ है। मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ ऑफ एसेट। तो 1,80,000 में 12 जाएगा तो 1,68,000 बचेगा, और 1,68 को 10 से भागा देंगे तो 16,800 बच जाएगा। तो इसका आ जाएगा 16,800। तो 16,800 रुपये आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है? यदि अभिषेक को 5,800 का माल बेचा गया परंतु विक्रय बही में 8500 लिखा गया, बेचे हैं 5,800 का और लिख दिए 8500, तो ज़्यादा ना लिख दिए? कितना ज़्यादा लिखे? तो 8 7 15, 5 हाथ में 5 1 6 और 2 8, 2700 रुपये ज़्यादा लिख दिए। तो 2700 से क्या करेंगे? तो यह क्या कहलाएगा? अच्छा क्या कहलाएगा ये पूछ रहा है। अगर ज़्यादा अमाउंट लिख दिए तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। अमाउंट की गलती को बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, जो अमाउंट की गलती होती है उसको एरर ऑफ कमीशन के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ लिखा है एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्या बताता है? ट्रायल बैलेंस जो है केवल डेबिट बैलेंस को बताता है या केवल क्रेडिट बैलेंस को बताता है या दोनों को? तो ट्रायल बैलेंस में आपको दोनों पता चलता है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कौन तैयार करता है? ग्राहक तैयार करता है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कौन तैयार करता है? तो ग्राहक तैयार करता है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाई कस्टमर्स। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैशबुक का मतलब क्या होता है? कल ही बताए थे आप लोगों को। कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? डेबिट। और अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब क्रेडिट। अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब क्रेडिट। क्रय बही में लिखा जाता है। परचेज बुक में कौन सा चीज़ लिखा जाता है? तो आफ्टर डिडक्टिंग, बोलता है आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट काट के, ट्रेड डिस्काउंट जोड़ के, कैश डिस्काउंट घटा कर और कैश बोलता है कि परचेज बुक में जो लिखा जाता है आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को जैसे काट लेते हैं उसके बाद जो परचेज का अमाउंट आता है उसको परचेज बुक में लिखते हैं हम लोग। अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पैसा निकालता है यानी ड्राइंग करता है तो उसको किस बुक में लिखते हैं? परचेज बुक में, सेल्स बुक में, कैश बुक में, कहाँ पे लिखते हैं? तो अगर कोई बिजनेसमैन ड्राइंग करता है और क्या लिखाता है? माल निकालता है, माल निकाल रहा है अपने प्रयोग के लिए, तो उसको हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? तो उसको जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? जर्नल प्रॉपर में।
जब एक लेन देन को एक ही बार में, एक ही डेट में दोनों साइड लिखा जाता है, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड, तो वैसे लेन देन को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर वैसे लेन देन आएंगे जिस लेन देन को, एक ही लेन देन को एक ही समय में खाते के दोनों पक्ष में लिखा जाता है, डेबिट पक्ष में भी और क्रेडिट पक्ष में, उसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री के नाम से जानते हैं। 3 खाने वाली रोकड़ बही के शेष को निकालते समय छूट वाली कॉलम को क्या करना चाहिए? तो जो डिस्काउंट वाला कॉलम है उसको जोड़ा जाता है लेकिन बैलेंस नहीं निकाला जाता है। अगर ट्रिपल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो जो छूट वाला कॉलम होता है उसका अमाउंट जोड़ते हैं लेकिन बैलेंसिंग नहीं करते हैं। बैंक खाते का शेष इंगित करता है, बैंक खाता का शेष क्या बताता है? तो बोलता है कि लोन गिवेन बाई द बैंक, बैंक खाता का अगर शेष है ये बताता है कि लोन बैंक ने दिया है। निम्नलिखित में से कौन खाता बही के मुख्य पुस्तक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स, मानी मेन बुक किसको बोलते हैं? तो लेजर को हम लोग मेन बुक के नाम से जानते हैं। फर्नीचर ढुलाई के लिए भाड़ा दिया गया, इसके लिए कौन सा खाता डेबिट होगा? फर्नीचर ढुलाई के लिए अगर भाड़ा देते हैं यानी पेड कैरेज चार्ज फॉर कैरिंग फर्नीचर्स, उसके लिए हम लोग कौन सा खाता? तो फर्नीचर का ढुलाई के लिए जो भाड़ा देंगे उसके लिए फर्नीचर खाता हम लोग डेबिट करेंगे। मशीनरी की मरम्मत के लिए 500 रुपये डेबिट हुआ तो रिपेयर अकाउंट में चला जाएगा। मशीन का मरम्मत के लिए अगर पैसा देते हैं तो उसको रिपेयर अकाउंट में लिखते हैं। व्यय और हानि को डेबिट करें और आय और लाभ को क्रेडिट करें, ये रूल किसका है? कौन सा रूल है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये रूल किसका है? तो नॉमिनल अकाउंट का ये रूल है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में कौन आता है? तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आता है जो व्यक्ति के नाम से संबंधित होता है, तो ड्राइंग्स हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर शामिल किया जाता है। एक व्यवसाय की पूंजी 75,000 है, कैपिटल है 75,000, लाइबिलिटी है 25,000, एसेट पूछ रहा है, तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट, तो 75 प्लस 25 1,00,000। एक मशीन है 6,60,000 का, 1,20,000 तुरंत दे दिए और बाकी बिल लिख दिए, तो बोलता है कि फिक्स एसेट कितने का हुआ? भाई 6,60,000 का संपत्ति खरीदे, पैसा हम दिए 1,20,000 नगद में और बाकी का बिल लिख दिए, तो एसेट कितने का? तो एसेट तो 6,60,000 का ना होगा। पैसा कैसे देना कोई मैटर मैटर नहीं करता। अब जो 6 लाख का हम कार खरीदे, 2 लाख नगद दिए बाकी उधार है, तो पूछेगा कार कितने का? तो कार 6 लाख का ना होगा भैया। बताए कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट जो सही नहीं है वो है रोकड़ बही एक स्रोत प्रलेख है, कैश बुक इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट, ये गलत बात है, बाकी सब ठीक है। बाकी सब क्या है? ठीक है, केवल एक चीज़ गड़बड़ है कि कैश बुक जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, और यहाँ लिखा है कि होता है। लेखांकन प्रमापकों का वर्गीकरण के रूप में किया जाता है, बोलता है अकाउंटिंग वाउचर में भी क्लासिफाइड है। अकाउंटिंग वाउचर कैसे क्लासिफाइड किया जाता है? तो कैश वाउचर, डेबिट क्रेडिट वाउचर, जर्नल वाउचर, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस हर रूप में उसको हम लोग लिखते हैं। जिन बहियों में प्रारंभिक लेखा किए जाते हैं, बुक्स इन विच प्राइमरी अकाउंटिंग इज डन, उसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। जिस बही में पहली बार लिखा जाता है उसको सोर्स डॉक्यूमेंट्स के नाम से जानते हैं। बोलता है अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? उसको अकाउंटिंग प्रोसेस को ही हम लोग अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। और निम्न में से लेखा पुस्तकों में किसको अभिलेखित नहीं किया जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो याद रखिएगा उसके लिए ऑर्डर और सप्लाई यानी ऑर्डर ऑफ गुड्स को जब होता है ना सामान का आदेश देना, तो आदेश का कोई एंट्री नहीं किया जाता है। मालिक का खाता को क्या बोलते हैं? तो मालिक का खाता हमेशा पर्सनल अकाउंट में आता है। मालिक का खाता कौन सा अकाउंट में आता है? पर्सनल अकाउंट में शामिल किया जाता है। बोलता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर किसका रूल है? तो पर्सनल अकाउंट का रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और लास्ट लिखा है अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक समिति का जन्म कब हुआ है? व्हेन वाज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमीशन, IASC इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 29 जून 1973 में इस्टेब्लिश हुआ था। और IASC यानी वही इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? तो इंग्लैंड में है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कमी जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी का मुख्यालय कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। तो ये हम लोग कंप्लीट जानकारी ले लिए, ये भी 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और आज मैं बता दूं, आज चूंकि 23 फरवरी है और आज हम लोग लाइव सेशन लेने वाले हैं 10 बजे से, 10 से 12 लगातार लाइव सेशन होगा। आप जुड़िए, मज़ेदार आप तैयारी कीजिए। अभी ये वीडियो जा रहा है तो 10 बजे से लाइव सेशन होगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि लाइव सेशन जो होगा ना बाबू लोग, वो CWH कॉमर्स वाले चैनल में, जितना भी लाइव सेशन होगा CWH कॉमर्स वाले चैनल में चलेगा, है ना? याद रखना आप लोगों को, लाइव सेशन CWH कॉमर्स वाले चैनल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहीं पे आप सारा लाइव क्लास आप ले सकते हैं, कंटिन्यूअस लाइव क्लासेस वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तो CWH कॉमर्स वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सब लोग, और इस चैनल में लाइव क्लासेस का आनंद लीजिए। 10 से 12 अभी लगातार लाइव क्लास चलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। 10 से 12 एक लाइव क्लास चलेगा AM में, और सुबह 7 से 8 एक लाइव क्लास चलेगा, ये भी AM में है, ठीक है? PM का बाद में करेंगे। यहाँ 2 लाइव क्लास चलेगा। साथ ही साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रात में
8 से 9 में भी लाइव क्लास हम लोग दे दें पीएम में। तो अभी इसकी जानकारी जो है हम लोग अपने व्हाट्सअप चैनल पर दे देंगे। अगर आप इसका जानकारी लेना चाहते हैं कि कब कौन सा लाइव क्लास हो रहा है, तो मेरे व्हाट्सअप चैनल में जुड़िए मेरे नंबर से, जो मैं पहले बता चुका हूँ। ये मेरा नंबर है, इसमें हाई लिखिए, बहुत सारे लिंक जाएगा, उसमें व्हाट्सअप चैनल का लिंक जाएगा, लिंक में क्लिक कीजिएगा, ऊपर में आता है फॉलो करने का ऑप्शन, फॉलो कर लीजिएगा, और टेलीग्राम में जाइएगा लिंक में और ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों पे आपको जानकारी मिल जाएगा कि किस समय हम लोग लाइव आने वाले हैं। तो आज हम लोग 10 बजे से आने वाले हैं। अगर आप देख पा रहे हैं 10 बजे से पहले इस वीडियो को, तो आप आराम से लाइव सेशन में जुड़िए 10 से 12। इकोनॉमिक्स का हम लोग कोशिश करेंगे कि 200 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कंप्लीट करें और अपनी तैयारी और स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू।